नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की हिस्ट्री से कक्षा छठी की हिस्ट्री आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक पाठ पढ़ चुके हैं और आज दूसरा महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य, ये दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट, पटवार, पुलिस, उन सब के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर बार प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए बेस क्लियर करने के लिए ये पाठ हमें पढ़ने ही पड़ेंगे और इनको समझना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ में लोग कबीले के रूप में निवास करते थे। जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था वह भाग जनपद कहलाता था। मतलब वहाँ पर लोग रहते थे जिस समूह में, उसको ही जनपद कहते थे। जनपद का अर्थ है जनों का, अर्थात मनुष्यों का निवास स्थान। जहाँ मनुष्यों का निवास था, रहने की जगह थी, उसको ही जनपद कहते थे। इन जनपदों को अपनी शासन और कानून व्यवस्था होती थी। इनमें से कुछ जनपद राजतंत्रात्मक थे और कुछ जनपद गणतंत्रात्मक थे। मतलब कुछ तो राजतंत्रात्मक क्या होता है कि राजा के हाथ में ही शक्ति रहती है, और कुछ गणतंत्रात्मक मतलब अपने अपने कबीले में वो लोग स्वतंत्र थे। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ऐसे महत्वपूर्ण एवं बड़े जनपदों ने छोटे जनपदों को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार महाजनपद बन गए। प्रत्येक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई। महाजनपद के शासक नियमित सेना रखने लगे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इस महाजनपदों की संख्या 16 थी। तो जो जनपद होते थे वो कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और बड़े बन गए, तो उन्होंने छोटे जनपद जो भी थे उनको अपने जनपद में शामिल करके वो महाजनपद बन गए। और उन्होंने अपनी एक राजधानी भी बना ली। उन्होंने सेना रखनी भी शुरू कर दी। सेना को वो सैलरी भी देने लग गए। तो इस तरह से एक मतलब शासन व्यवस्था की तरह महाजनपद चलने लगे। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, रीट की एग्जाम में, कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ महाजनपद का नाम दिया हुआ है, उनकी राजधानी दी हुई है और वर्तमान शहर या स्थान जहाँ ये महाजनपद थे, मतलब कहाँ कहाँ थे। तो अंग है वह, उसकी राजधानी चंपा थी और ये बिहार के मुंगेर भागलपुर जिले का क्षेत्र था। ध्यान में रखेंगे, अंग की राजधानी चंपा और ये बिहार के मुंगेर या भागलपुर के क्षेत्र में था। फिर दूसरा है मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, बिहार के गया और पटना के जिलों का क्षेत्र था। काशी की राजधानी वाराणसी, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान के वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र। कौशल की श्रावस्ती, वज्जी की वैशाली, तो कौशल की श्रावस्ती ये उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र सॉरी। वज्जी की वैशाली गंगा नदी के उत्तर के नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में वैशाली का क्षेत्र है। तो इस तरह से सभी महाजनपदों की राजधानियाँ थी और ये कहाँ कहाँ का क्षेत्र है ये सब बताया गया है। फिर मल की कुशीनारा और पावा, ये बिहार के गटना जिले के पास कुशीनगर एवं पावा क्षेत्र में फैला था एवं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिले में था। चेदी की शक्तिमती, यमुना के किनारे बुंदेलखंड और झांसी का क्षेत्र। वत्स की कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार ही ज़्यादा इसमें आएंगे। फिर कुरु का इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र। पांचाल का अहि छत्रम, काम्पिले, गंगा यमुना के मध्य रुहेलखंड, रायपुर, बरेली और फर्रुखाबाद जिले आएंगे इसमें। मत्स्य मतलब विराटनगर, राजस्थान का जयपुर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र। तो ये राजस्थान के जनपद भी कई बार पूछ लेते हैं। सूरसेन, मथुरा, तो राजस्थान का जनपद कौन सा है, मत्स्य है।
फिर सूरसेन का मथुरा है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन है। अस्मक कोतन है दक्षिण के गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र है। और अवंती मध्य प्रदेश के उज्जैन और नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। अवंती की राजधानी उज्जैनी है और महिष्मती भी है। कंबोज राजपुर है जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला था। और गांधार तक्षशिला पूर्वी अफगानिस्तान जिसमें कश्मीर घाटी और तक्षशिला का भूभाग सम्मिलित है। इस प्रकार ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था वो मगध था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और बिहार के गया और पटना जिले का क्षेत्र इसमें शामिल था। और राजस्थान का जनपद जो था वो ये था विराटनगर। और मतलब मत्स्य था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ये जयपुर भटपुर और अलवर का क्षेत्र था। अभी प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे? एक तो था मत्स्य। इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। इसकी राजधानी विराटनगर जयपुर से अलवर जाने वाले मार्ग पर स्थित वर्तमान नाम बैराट है विराट का। और महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से जनपद में महाभारत के पांडवों ने अपना समय बिताया था? तो ये विराटनगर में। काशी। कई बौद्ध जातक कथाओं में इस राज्य की शक्ति और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चर्चा हुई। ये संभवतः प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वाराणसी थी और अपने वैभव ज्ञान और शिल्प के लिए प्रसिद्ध थी। महाजनपद काल का अंत होते होते ये कौशल राज्य में विलीन हो गया। काशी जो था वो कौशल राज्य में विलीन हो गया। फिर कौशल राज्य का दिया है। इस राज्य का भू विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है। प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ और श्री राम आदि सूर्यवंशी शासकों ने इस पर शासन किया। बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती कही गई है। तो रामायण में तो इसकी राजधानी अयोध्या बताई है लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती बताई है। बुद्ध के समय ये 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। फिर अंग। ये राज्य मगध के पश्चिम में स्थित था। इसमें आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले थे। मगध व अंग राज्यों के बीच चंपा नदी बहती थी। चंपा इसकी राजधानी का नाम था। ये उस काल के व्यापार और सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अंग और मगध के मध्य निरंतर संघर्ष हुआ करते थे। अंत में मगध में ये विलीन हो गया। तो इस तरह से जो छोटे जनपद थे वो बड़े जनपद में विलीन हो गए। फिर देखो मगध। इस राज्य का अधिकार क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भू प्रदेश पर था। इसकी राजधानी गिरिवर्ष थी। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिवर्ष। बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र राजधानी बनी। तो 3 राजधानियां इसकी बता सकते हैं हम, गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र। प्रारंभ में ये एक छोटा राज्य था पर इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया। बुद्ध के काल में ये 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। तो ये पहले बिहार के पटना और गया जिलों के भूप्रदेश पर था और इसकी प्राचीनतम जो राजधानी थी वो गिरिवश थी। वज्जी। ये राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। पश्चिम में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती थी। पूर्व में संभव इसका विस्तार कोसी और महानंदा नदियों के तटवर्ती जंगलों तक था। ये एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। बुद्ध और महावीर के काल में ये अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था। तो वज्जी जो था बुद्ध और महावीर के समय में सबसे शक्तिशाली राज्य था। बाद में मगध के शासक ने इसे अपने राज्य का प्रदेश बना लिया। तो मगध के शासक ने इसको भी अपने प्रदेश में मिला लिया। मल। ये भी एक गणराज्य था। ये भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनारा थी और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आधुनिक कुशीनगर जिसको कहते हैं, और दूसरे की पावा थी। तो मल की 2 राजधानियां थी, कुशीनारा और पावा। चेदी। ये राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के लिए पश्चिम भाग में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी जिसे बौद्ध साक्ष्य में सोथवती कहा गया। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है।
फिर वत्स, ये राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिम में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। तो बुद्ध के समय यहाँ का राजा उज्जैन था, जो बड़ा शक्तिशाली और पराक्रमी था, और इसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया। कुरु इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास के प्रदेश थे और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ये महाभारत काल का प्रसिद्ध राज्य था और हस्तिनापुर इस राज्य का प्रसिद्ध नगर था। पांचाल, इस महाजनपद का विस्तार बदायूं और फर्रुखाबाद जिले के रोहिलखंड और मध्य दोआब में था। ये दो भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो इस तरह से पांचाल की राजधानी दो थी। सुरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी और ये महाभारत और पुराणों के राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया। इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। अस्मक, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतली अथवा पोदन थी। अवंती, ये उज्जैन का भू प्रदेश तथा नर्मदा घाटी का कुछ भाग आता है। ये राज्य भी दो भागों में बटा था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। गांधार, यह अफगानिस्तान में स्थित था और इस राज्य में कश्मीर घाटी का प्राचीन तक्षशिला का प्रमुख भूप्रदेश भी आता था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज, इसका उल्लेख सदैव गांधार के साथ हुआ, अतः यह जनपद गांधार राज्य को सटे हुए था। तो इस तरह से महाजनपदों की राजधानियाँ और कहाँ कहाँ थे और किस किस कारण से, कौन से क्षेत्र में ये प्रसिद्ध थे, कौन सी इनकी विशेषता थी। महाजनपदों की शासन व्यवस्था, तो शासन व्यवस्था कैसी थी, जैसा कि शुरू में बताया कि राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था। दोनों ही शासन व्यवस्थाओं का प्रचलन था। दोनों में मुख्य अंतर यह था कि राजतंत्रात्मक शासन में शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती थी और वंशानुगत शासन होता था। वही गणराज्यों में प्रशासन गण या समूह द्वारा संचालित होता था, जिसके प्रतिनिधि जनता से निर्वाचित होते थे। राजा को संभवतः गणपति कहा जाता था। कुछ महाजनपदों में उसे राजा भी कहते थे। वह निर्वाचित किया जाता था। राजा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था, तो राजा को क्या कहा जाता था, गणपति। और कुछ महाजनपद में उसे राजा भी कहते थे। मंत्री परिषद होती थी जो गणपति को शासन चलाने में सलाह देती थी और शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्री परिषद ही होती थी। परिषद ये लोकसभा के समान होती थी। गणपति और मंत्री परिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देते थे। परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता था, जनता करती थी। गणराज्य की रक्षा के लिए सेना और सेनापति होता था। युद्ध के समय जनता सेना का साथ देती थी। और न्याय, गणराज्य में न्याय की अच्छी व्यवस्था थी। नीचे स्तर के न्यायालय द्वारा किसी को अपराधी घोषित किए जाने पर वह अपने ऊपर के न्यायालय में भेजा जाता था और निर्दोष पाए जाने पर छोड़ दिया जाता था। तो राजा का न्याय ही सर्वोच्च अधिकारी होता था। कर और आय किस तरह से थी, तो जो बौद्ध और जैन साहित्य हैं उनसे पता चलता है कि भारतीय इतिहास 6वीं शताब्दी ईस्वी को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में प्रारंभ में आरंभिक राज्यों को नगरों, लोहे का प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता था। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ और महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे, बड़ी सेना रखते थे और प्रचुर संसाधन और कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। तो महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अपने नियमित रूप से कर वसूल करने लगे थे। कृषि, व्यापार और व्यवसाय से कर लिया जाता था। वनों और खदानों से होने वाली आय राज्य की होती थी। इससे मंत्रिपरिषद, सेना और पुलिस का खर्चा चलाया जाता था। फिर लगभग 700 ईस्वी पूर्व तक लोहे का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा। इससे बनाए जाने वाले औजारों से कृषि तथा अन्य उत्पादन के साधनों में प्रगति हुई।
ये वह समय था जब गंगा और यमुना नदी के तट पर अनेक शहर बसे हुए थे। इन शहरों में इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी और बनारस आज भी प्रसिद्ध नगरों में गिने जाते हैं। तो लोहे का प्रयोग से लोग स्थायी रूप से बसने लगे, फिर खेती करने लगे। तो गंगा और यमुना नदी के तट पर अनेक शहर बसने लगे थे और कृषि के औजार भी बनने लगे थे। गंगा नदी के आसपास इतने सारे शहरों के होने का कारण था, गंगा नदी स्वयं भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थी। इसके द्वारा समुद्र तक पहुंचना भी संभव था। दूसरे, गंगा घाटी का जो इलाका था वहाँ पास में ही लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में मिलता था। इसका फायदा उठाकर कुछ महाजनपदों ने अपना प्रभाव बहुत बढ़ाया और इसमें से मगध इतना बड़ा हो गया कि उसके विस्तार को साम्राज्य का दर्जा दिया जाता था। ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, अगले अनुच्छेद में हम ये जानेंगे। तो अगले पार्ट में हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।